बैठ जाओ। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बैठ जाओ। आवाज आ रही है क्या? ओके, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। देखिए, अभी जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं। कई बार पेपर में एक साथ चार चार क्वेश्चन भी आ जाते हैं, पांच पांच क्वेश्चन भी आ जाते हैं, आने में दो भी आए, बट जनरली जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं उसमें काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। ओके, मॉडर्न फिजिक्स। ओके, अब देखो, अगर हम अपने शीट के अकॉर्डिंग बात करें तो अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो मॉडर्न वन में है, मॉडर्न फिजिक्स वन। ठीक है क्या? मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग सबसे पहला टॉपिक पे बात करेंगे दैट इज योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये अपना मॉडर्न वन में आएगा। ठीक है, वैसे अगर हम पूरी बात करें ना मॉडर्न फिजिक्स में तो कौन कौन से टॉपिक हैं? सबसे पहले आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देन मैटर वेव्स, देन आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, देन न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी, एंड द लास्ट वन इज एक्स रेज। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हैं और ये चार पांच टॉपिक हो जाते हैं, और कई बार हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मॉडर्न फिजिक्स की एक खास बात यह है कि आप एकदम से एग्जाम में जाके दिमाग नहीं लगा सकते किसी क्वेश्चन पे, क्योंकि इसमें फैक्ट होते हैं बहुत सारी चीजें कि ऐसा होता है। तो सबसे मेन चीज एक तो फैक्ट बेस्ड बहुत सारी चीजें होती है। तो अगर हम इसके थ्योरी एस्पेक्ट्स की बात करें तो आपको हर बात ध्यान से सुननी पड़ेगी। हो सकता है आप मन में जैसा सोच रहे हो वैसा ना हो रहा हो, कुछ नए तरीके से चीजें एनालाइज की जा रही हो, पहली बात तो ये। और जो मॉडर्न फिजिक्स है, डेफिनेटली मॉडर्न फिजिक्स नाम इसलिए क्योंकि ये सब 19th सेंचुरी में डेवलप हुआ है, तो बहुत लेटेस्ट जो भी डेवलपमेंट चल रहे हैं वो सब इधर चल रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स अपने आप में बहुत वास्ट है, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है हम उसके बारे में बात करेंगे। क्लियर है क्या? तो जो मॉडर्न फिजिक्स है एक तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्सप्लेनेशन वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं या जो भी एस्पेक्ट्स हैं उसको आप एकदम से नहीं सोच सकते। जैसे मैं कुछ भी आपको पढ़ाऊंगा ना टॉपिक, जैसे कोई मैं आपको कोई इवेंट समझा रहा हूं उसमें ऐसा होता है, तो वो डेफिनेटली ऑब्जर्व्ड है, क्या है, तो उसके करस्पॉन्डिंग ही चलना होगा। तो हमें इसकी थ्योरी बहुत ध्यान से सुननी होगी। और दूसरी चीज जो हमारा मॉडर्न फिजिक्स है उसमें कैलकुलेशन का जो पार्ट होता है, कैलकुलेशन का पार्ट वो काफी ज्यादा होता है, तो उसका ट्रैक भी आपको समझना होगा कि कैलकुलेशन किस तरह से करनी चाहिए ताकि फास्ट कैलकुलेशन हो जाए। बात समझ में आए? तो वो मैं आपको बताते हुए चलूंगा। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आ रहा है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, और वैसे मैं आपको पहले ही बता दूं कि मॉडर्न फिजिक्स में जो चीजें होती है कुछ अजीब सी चीजें आपको देखने को मिलेगी। जैसे अभी तक आप पूरी मैकेनिक्स पढ़ते हुए आए थे, है ना? हमेशा मास कंजर्व ही रखा है क्या आपने? जितना मास पहले था उतना ही मास। आप देखेंगे कि यहाँ पर हम आपको एक टॉपिक पढ़ाएंगे न्यूक्लियर फिजिक्स, तो वहां आपको पता चलेगा कि मास रिएक्शन के पहले ज्यादा था, रिएक्शन के बाद कम हो गया। मतलब मास इस दुनिया से क्या हो गया? गायब हो गया, उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो अगर हम इस चैप्टर में बात करें तो हम बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, और वो कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़े से अजीब से भी लगेंगे आपको अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की।
और यहीं से हम लोग डिस्क्राइब करेंगे लाइट का एक नेचर होता है। हमने आपने सुना होगा लाइट डुअल नेचर शो करता है। उसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा कि डुअल नेचर का मीनिंग क्या है। और लाइट जो डुअल नेचर शो करता है तो उसका एक नेचर आप लोग पढ़ चुके हो, जैसे आपने पढ़ा होगा डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और इंटरफेरेंस वेव ऑप्टिक्स में। तो ये सारा वेव फिनोमेना था, क्या था। लेकिन अब हम यहाँ पर लाइट का एक अलग नेचर के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। अभी आपको कुछ नहीं लिखना, आप एकदम रिलैक्स बैठ सकते हो, बट मैं जो बोलूं उसको एक एक बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि वो थ्योरी के पॉइंट्स होंगे, फिर हम लोग लिखेंगे आराम से। तो देखिए, सबसे पहले जब हम इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो एक प्रैक्टिकल फेनोमेना हमारे सामने आया यूनिवर्स में, कि हमने मेटल प्लेट पे हमने लाइट इंसिडेंट किया। तो मेटल प्लेट पे हमने क्या इंसिडेंट किया, लाइट। तो हमें पता चला कि उस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हुआ। जैसे एक मेटल प्लेट है, प्रैक्टिकली हमने क्या देखा कि इस मेटल प्लेट पे हमने क्या गिराया, लाइट लाइट गिराया। तो वहां से पता चला कि इस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हुआ। तो इस फेनोमेना का क्या नाम रखा गया, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो वर्ड किस लिए है, लाइट से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन करवा रहे हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक एमिशन, इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है, ठीक है। तो ये जो फेनोमेना जब हमारे सामने आया ना यूनिवर्स में, तो फिर सबसे पहली बात क्या होती है कि जैसे कोई फेनोमेना आता है हम उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। जैसे आपने सोप बबल पे कलर्स देखे थे, उसको कैसे एक्सप्लेन किया था हमने, नहीं, थिन फिल्म इंटरफेरेंस पढ़ा है। तो आपने कभी सोप बबल देखा, उसमें कलर्स दिखाई देते हैं। या कभी आप क्या कहते हैं, पानी में कहीं ऑयल गिरा हुआ देखो, तो आपको उसमें ब्लू रेड ऐसे कलर्स दिखाई देते हैं। तो अगर हम उसको एक्सप्लेन करने की तरफ आगे बढ़े तो आपको पता चला उसका एक्सप्लेनेशन किससे होता है, थिन फिल्म इंटरफेरेंस। तो वैसे ही जब हमारे सामने कोई यूनिवर्स में फिनोमेना आया है तो हम उसको कोशिश करेंगे एक्सप्लेन करने की कि ये कैसे हो रहा है। बात समझ में आई बात। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि जैसे ये एक मेटल है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट का पार्ट है कि इस मेटल से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो इस इलेक्ट्रॉन को इस लैटिस से बाहर निकालना है, तो हमें कम से कम कितनी एनर्जी इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने कैलकुलेशन किया कि इस इलेक्ट्रॉन को यहां से कितनी एनर्जी हम कम से कम दें कि वो यहां से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, ठीक है। तो जैसे हमारे पास एक सरफेस है मेटालिक, हमने ले लिया, हमने उस पर पता किया कि उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराने के लिए हमें मिनिमम कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। बात समझ गए। अगर मैं इसको टेक्निकल नाम दे तो इसको क्या कहा जाता है, वर्क फंक्शन। क्या कहा जाता है, कभी पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, पढ़ा है क्या, इसलिए मैं नाम ले रहा हूं, वरना हम बाद में ही देखेंगे उस चीज को, फिलहाल नाम नहीं लेते हैं। तो देखिए, मेरे पास इलेक्ट्रॉन इस मेटल से इजेक्ट करने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है आपको पता चल गया, समझ में आई बात। तो अगर हम उस इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी या उससे ज्यादा एनर्जी दे दे तो इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। समझ में आई बात। तो पहले साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि जब मेटल पे आपने लाइट को गिराया, इलेक्ट्रॉन एमिशन हुआ, तो अब हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन कैसे निकला। तो सबसे पहले हमने क्या पता किया कि ये इलेक्ट्रॉन कितनी मिनिमम एनर्जी पे यहां से बाहर निकलेगा, पहला पॉइंट। तो हमने कैलकुलेशन कर लिया कि भाई इतनी मिनिमम एनर्जी देके, एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि इतनी मिनिमम एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, अब हमें पता है। अब इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं साइंटिस्ट, कैसे, वो कह रहे हैं देखिए लाइट आ रही है, और जब ये चीज एक्सप्लेन हो रही है तब तक हम लाइट को क्या मान रहे हैं, एक वेव मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, वेव। तो लाइट वेव है। तो आप लोग समझते हो वेव में क्या होती है, एनर्जी प्रोपोगेट करती है। तो लाइट में लाइट एनर्जी प्रोपोगेट कर रही है, तो यहां से लाइट एनर्जी ऐसे कंटिन्यूअसली प्रोपोगेट करती हुई यहां गिर रही है। तो इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दिया गया कि जो लाइट की एनर्जी है ना वो कंटिन्यूअस आ रही है। कैसे आ रही है, कंटिन्यूअस मतलब एक के पीछे एक एनर्जी लगातार चल रही है, कंटिन्यूअस है। जैसे आपको पता है कि लाइट एनर्जी है, ये लाइट बीम है, तो इसके अलोंग एनर्जी इस तरह से प्रोपोगेट करते हुए इस सरफेस पे गिर रही है। फिर ये कहा गया कि ये जो कंटिन्यूअस एनर्जी है ना, जब सरफेस पे गिरती है तो सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स पर डिस्ट्रीब्यूट होती है। क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। फिर उसमें से कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन के पास कंट्रीब्यूशन में जाता है। जैसे मान लो यहां से एनर्जी आके गिरी किस पर, यहां पर, तो यहां जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं
उन सब पर ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी। फिर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन थोड़ी एनर्जी ले लेगा, फिर कंटिन्यू एनर्जी गिर रही है, इलेक्ट्रॉन थोड़ी थोड़ी एनर्जी लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, और हमें पता है कि एक मिनिमम एनर्जी से ज्यादा पर हमें पता है उसको निकलने के लिए कितनी मिनिमम चाहिए, हमें मालूम है। तो जैसे ही उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ते 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 उस मिनिमम को क्रॉस कर जाएगी, इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकल जाएगा। लेकिन याद रखना, ये जो मैं समझा रहा हूं ये वेव नेचर का एक्सप्लेनेशन है। किसका? कि लाइट को उन्होंने क्या माना हुआ था, वेव। तो वेव में क्या है, एनर्जी ऐसे कंटिन्यूअस चल रही होती है, और वो एनर्जी जब गिरेगी वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगी, फिर उसमें से थोड़ा इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा, फिर थोड़ा 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 इलेक्ट्रॉन ले लेके अपनी एनर्जी क्या करेगा, बढ़ाएगा। और बढ़ाते 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 क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को रीच कर जाएगा, और रीच करने के बाद फिर वहां से वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ये कौन एक्सप्लेनेशन दे रहा है, वेव थ्योरी। अब मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताता हूं। प्रैक्टिकली क्या हुआ, जैसे उन्होंने लाइट गिराया ना, इस पर तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल गया। मतलब हम यहाँ पे क्या समझा रहे हैं, लाइट गिरेगी, एनर्जी आएगी, धीरे धीरे एनर्जी बढ़ेगी बढ़ेगी, फिर अपने एनर्जी को रीच करेगा, फिर निकल जाएगा। बट द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कि जब हम उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पता चलता है इलेक्ट्रॉन 10 पावर -10 सेकंड में निकल रहा है। कितने टाइम में, 10 पावर, इधर से लाइट गिरी, इधर इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो जबकि इनके अकॉर्डिंग थोड़ा टाइम लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए, टाइम लगना चाहिए। इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे एनर्जी रिसीव करेगा, बढ़ेगी, फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो अगर हम इस थ्योरी की बात करें तो वेव नेचर इसको एक्सप्लेन कर रहा है। कैसे? कि थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रॉन को निकल जाना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल एविडेंस, द इलेक्ट्रॉन इज कमिंग आउट इन टाइम 10 पावर, इधर से लाइट गिरी और उधर से इलेक्ट्रॉन निकलने के बीच का टाइम गैप 10 पावर -10 सेकेंड। दैट मीन्स दिस प्रोसेस इज अ फ्रीक्वेंट प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? लेकिन वेव नेचर वाले तो ऐसे समझा रहे हैं जैसे कि थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रॉन भर के एनर्जी फिर निकलेगा। ये तो टाइम डिपेंडेंट बता रहे हैं, जबकि एक्चुअल में कैसा प्रोसेस है, फ्रीक्वेंट प्रोसेस। फिर आपको मैं दूसरी बात बताता हूं। आप एक बात देखते होगे, आपने वेव पढ़ा है, तो आपको पता है वेव में जो एनर्जी चल रही होती है, वो एनर्जी अगर हम बात करें तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगी। यस और नो? तो यहां पर जैसे जैसे आप एनर्जी क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी। तो उसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि एनर्जी का रेट बढ़ेगा। तो एक बात बताइए, अगर मैं यहां पर फ्रीक्वेंसी को चेंज करता हूं तो यहां पर आने जाने का क्या हो रहा है, जो एनर्जी आ रही है उसमें पर यूनिट टाइम एनर्जी क्या हो रही है, कम ज्यादा हो रही है। तो मान लीजिए मैंने लाइट की फ्रीक्वेंसी को थोड़ा कम कर दिया, तो लाइट की फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब कम रेट से एनर्जी आ रही है। किससे आ रही है, कम रेट से एनर्जी आ रही है। तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन को उस एनर्जी तक पहुंचने में वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि पहले ज्यादा ज्यादा आ रही थी, अब कम कम आ रही है, तो मिल भी कम कम रहा होगा। तो अब इलेक्ट्रॉन को उस एनर्जी तक रीच करने में जिससे उसको बाहर निकलना है, क्या ज्यादा टाइम लेगा? तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग पता है क्या है, कि अगर आप कम ज्यादा फ्रीक्वेंसी करते हो तो इलेक्ट्रॉन के निकलने में टाइमिंग का डिफरेंस होना चाहिए। समझ में बात, क्या होना चाहिए? जबकि प्रैक्टिकल एविडेंस में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन को निकलना है तो तुरंत निकल जाता है। कितने टाइम में, 10 पावर -10। इसके बाद एक और चीज है, जब हमने प्रैक्टिकल करके देखा, फ्रीक्वेंसी कम करते गए तो पता चला कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी करते ही इलेक्ट्रॉन ने निकलने से ही मना कर दिया। क्या हुआ, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी आई, उससे कम पर जाते ही इलेक्ट्रॉन ने निकलना ही बंद कर दिया इस मेटल से। जबकि वेव नेचर के करस्पॉन्डिंग आप फ्रीक्वेंसी कम करेंगे तो एनर्जी का रेट कम होगा, रेट कम होगा तो उस एनर्जी तक पहुंचने में टाइम ज्यादा लग जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकल एविडेंस कि जब हम इसके ऊपर मेटल पे लाइट गिरा रहे हैं तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी भी है वहां पर, उस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहे आप 2 साल तक गिराइए, टाइम बोल रहा हूं मैं, समझ रहे हो? कितने साल तक, 2 साल तक गिराइए, तो भी इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर नहीं आएगा। जबकि वेव नेचर के करस्पॉन्डिंग कोई फ्रीक्वेंसी बैरियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका जो एक्सप्लेनेशन है उसके अकॉर्डिंग एनर्जी आ रही है, कंटिन्यूअस चल रही है और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट हो रही है,
और उसके करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें सामने आ गई वेव थ्योरी से। एक तो उनके अकॉर्डिंग टाइम लैग होना चाहिए, जबकि एक्चुअल में कैसा है, फ्रीक्वेंट, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन निकलता है। और दूसरा कि इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है, उससे कम पर इलेक्ट्रॉन इजेक्शन होता ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर टेक्निकली बात किया जाए तो वेव थ्योरी इज अनेबल टू एक्सप्लेन दिस फेनोमेना। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो हम उस थ्योरी को ही भूल जाएं, पुरानी वाली थ्योरी को ही हटा दें। लेकिन आपको पता है पुरानी वाली थ्योरी तो बहुत सारे फेनोमेना में लगती है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, और भी आप जो भी फेनोमेना, रिफ्लेक्शन, ये सब कैसे फेनोमेना है, वेव फेनोमेना है। तो वेव फेनोमेना के तो सारी चीजें एक्सप्लेन हो रही है, लेकिन ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है। अच्छा मुझे बताओ, इतनी देर से जो मैं समझा रहा हूं, इसमें कितने लोगों को इस बात की फीलिंग आई कि सर इलेक्ट्रॉन को सम अमाउंट ऑफ एनर्जी शायद डायरेक्ट मिल रही है? कितने लोगों को ऐसा लगा पूरा एक्सप्लेनेशन सुन के? कैसे कि हम एनर्जी दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, तो ऐसा लग रहा है इलेक्ट्रॉन को मिलेगा मिलेगा, फिर धीरे धीरे थोड़ी देर बाद निकलेगा। लेकिन उसका जो आउटपुट है इलेक्ट्रॉन का निकलना बहुत फ्रीक्वेंट है एक तो क्या फ्रीक्वेंट इस बात को एक्सप्लेन नहीं करता कि इलेक्ट्रॉन इमीडिएट कोई एनर्जी पाके बाहर निकल रहा है? यस और नो? तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन को सम पार्ट ऑफ एनर्जी डायरेक्ट मिल रही होगी। तो पहले तो ये कहा गया कि भाई जो पुरानी थ्योरी है ना, वेव थ्योरी, उसको तो हम एज इट इज रहने देते हैं, जिन फेनोमेना में वो लग रहा है उसमें लगने दो। लेकिन इस फेनोमेना में ये थ्योरी काम नहीं कर रही है। तो फिर यहां से सोचते 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 पता है एक डिफरेंस क्रिएट किया गया। पता है क्या किया गया? अभी तक बताओ, मैं इस एनर्जी को कंटिन्यूअस बोल रहा हूं क्या? कंटिन्यूअस का आपको एक सिंपल मीनिंग समझाता हूं। जैसे सपोज मैं एक बकेट में पानी ले लेता हूं और पानी ऐसे गिराता हूं, क्या आपको लग रहा है एक साथ पानी ऐसे गिर रहा है? एक कंटिन्यूअस फ्लो है क्या? लगातार फ्लो हो रहा है। लेकिन अगर मैं उसी पानी के आइस क्यूब्स बना लेता हूं छोटे छोटे, और उसी बकेट में रख के अब मैं उसको वापस गिराता हूं, आपको उसके गिरने में और उस पानी के गिरने में क्या फर्क नजर आता है? एक में तो आपको दिख रहा है कंटिन्यूअस फ्लो है, लेकिन एक में आप देख रहे हो कि एक आइस क्यूब जो है वो पूरा पूरा एक साथ है। जब वो गिर भी रहा होगा तो वो आपस में अलग, चाहे से मान लो आपने बहुत सारे आइस क्यूब्स ऐसे गिरा दिए तो वो गिर रहे हैं अलग अलग, लेकिन एक आइस क्यूब तो अकेला साथ में ही जा रहा है। तो पता है क्या कहा गया कि ये जो लाइट है ना, उसको हम एक नए तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और याद रखना ये इस फेनोमेना में लगेगा, और जहां भी ये नेचर लगता है वहां लगेगा। जो हमने पहले पढ़ा हुआ है वहां पर आप इस थ्योरी को अप्लाई नहीं करेंगे। तो याद रखना, एट ए टाइम हमारे पास लाइट के लिए दो थ्योरीज हैं। एक तो थ्योरी है वेव थ्योरी, और दूसरा जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। और याद रखना, कुछ थ्योरीज एक तरफ काम करती हैं और एक थ्योरी दूसरी तरफ काम करती है। दोनों को एक साथ मिलाना नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली हमने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द वेव थ्योरी। समझ भाई? तो बताओ, एक छोटा सा चेंज किया गया। पता है क्या? लाइट एनर्जी ऐसे चल रही थी, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एनर्जी जा रही है। हमने कहा कि नहीं, ऐसा करो, इस एनर्जी की पैकेजिंग कर दो। क्या कर दो? जिन लोगों ने सोचा ये सारी चीजें, तो उन्होंने क्या किया कि इसकी क्या कर दी, लाइट के पैकेट्स बना दिए। एनर्जी के क्या बना दिए? याद रखना, ये पैकेट भी क्या है? एनर्जी का पैकेट है। बस एक सिंपल सा चेंज किया उन्होंने, और कुछ भी नहीं किया। जो एनर्जी कंटिन्यूअस थी ना, उस कंटिन्यूअस एनर्जी को क्या कर दिया? पैकेट बना दिया। जैसे मैं आपको सिंपल बताता हूं, मान लीजिए आप किसी दुकान पे जाते हैं और वहां पे उसके पास एक ऑयल का कंटेनर है। आप कहते हो मुझे 50 ग्राम चाहिए, 70 ग्राम चाहिए, 100 ग्राम चाहिए, वो उसमें से आपको मेजर करके दे रहा है। लेकिन दुकान पे जाके कहोगे मुझे आधा सेंटर फ्रेश चाहिए, देगा क्या? आधा सेंटर फ्रेश चाहिए, आधा, एक नहीं, आधा, देगा क्या? तो क्या कहेगा, कम से कम एक तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो इधर सुनो, उस ऑयल की सेलिंग और सेंटर फ्रेश की सेलिंग में एक डिफरेंस है। इधर तो आपको एक कंटिन्यूअस वैल्यू है, अगर हम बात करें 110 ग्राम भी है तो हम उसमें से निकाल के मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो सेंटर फ्रेश है उसकी सेलिंग एक सैशे आपको लेना पड़ेगा कम से कम। तो इन दोनों में फर्क क्या है पता है? चीज तो वही है,
लेकिन यहाँ पर जो हमने सेंटर फ्रेश के पैकेट बना दिए हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हो कि एक सिंगल पैकेट हमेशा साथ रहेगा, आप उसको आधा आधा आप बाद में ले जाके आप आधा कर सकते हो, लेकिन दुकान से आपको एक पैकेट लेना ही पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, देखो जो कंटिन्यूअस एनर्जी था उसको हमने फिर सिर्फ क्या किया, एक्यूमुलेट कर दिया किसी जगह पे। तो देखो नई थ्योरी क्या कहती है कि द लाइट एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, क्या है, क्वांटाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, एंड दैट एनर्जी पैकेट इज कॉल्ड क्वांटा और फोटोन। मतलब एक सिंपल सी बात की, जो एनर्जी एक साथ चल रही थी ना, उसकी हमने पैकेजिंग कर दी, और पैकेजिंग करके क्या कहा कि वो लाइट एनर्जी हैज बीन क्वांटाइज्ड। तो कह रहा है कि जो लाइट एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड होती है स्मॉल एनर्जी पैकेट्स के रूप में। क्वांटाइज्ड का मतलब जब आप इसमें एनर्जी का डिस्कशन करेंगे तो कम से कम एक पैकेट की बात आपको करनी ही पड़ेगी, बिकॉज दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज टुगेदर। इसका मतलब समझ रहे हो, पैकेट बोलने का मतलब ऐसा थोड़ी कोई पैकेट बना के लाइट बेच रहे हैं, ऐसा नहीं है। पैकेट का मतलब है कि सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज टुगेदर। तो ये एनर्जी आप अलग नहीं कर सकते, ये एनर्जी एक साथ रहेगी, ये एक साथ रहेगी, ये एक साथ रहेगी। तो यहां पर उसी कंटिन्यूअस एनर्जी को हमने क्या बना दिया, एक हमने उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब छोटे छोटे पैकेट्स बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो पैकेट नहीं है। वो आपको बोलने के लिए हम लोग पैकेट बोल रहे हैं, लेकिन उसका टेक्निकल मीनिंग क्या है कि सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज, मतलब इसमें जितनी एनर्जी है ये एक साथ है, इसको आप अलग, फिर ये एनर्जी अलग नहीं कर सकते, फिर ये अलग नहीं कर सकते। तो एक सिंपल सा थॉट में चेंज किया गया कि सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज टुगेदर। तो उसको इस तरह से कहा गया कि लाइट एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। और आपने एनर्जी जो अलग अलग थी ना, जैसे मान लीजिए 10 जूल है, तो 10 जूल में पहले तो 1.1, 1.2, 1.3 सभी अवेलेबल थे। लेकिन अब हमने मान लीजिए उस 10 जूल में एक एक के पैकेट बना दिए, तो या तो 1 जूल, देन 2 जूल, या 3 जूल, या 4 जूल। तो हमने कहा कि सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज टुगेदर। और ऐसा करने से देखो एक्सप्लेनेशन में क्या चेंजेस आएंगे। तो पहले उन्होंने क्या कहा कि द लाइट एनर्जी इज क्वांटाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स। जाके किसी ने नहीं देखा है अंदर कोई पैकेट है क्या, बात समझ में आ रहा है? लाइट आपके सामने से निकल रही, किसी को पैकेट दिख रहा है? कोई पैकेट दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन कहा गया एज पर आउटकम ऑफ द रिजल्ट्स, पता चला ऐसा लग रहा है कि सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज टुगेदर। ठीक है, फिर कहा गया कि द एनर्जी इज क्वांटाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड एज फोटोन। अब पहले ये बताओ फोटोन है क्या? एनर्जी है बस, कोई पार्टिकल है क्या उसमें? नहीं है। उसमें क्या है, सिर्फ एनर्जी जो अलग थी उसको हमने कहा ये एनर्जी साथ चलेगी बस। उसको बताने के लिए आपको पैकेट वैकेट शब्द यूज कर रहे हैं, यस और नो? तो एक पार्ट ऑफ एनर्जी साथ में चल रही है, फिर दूसरा पार्ट साथ में चल रहा है, फिर तीसरा पार्ट साथ में चल रहा है, ऐसे एनर्जी चलती जा रही है। इतनी बात समझ में आई? अब देखो ऐसा कहने से एक्सप्लेनेशन में कैसे चेंज आया। वही मेटल, वही लाइट, लेकिन सिर्फ चेंजेस किसका, एनर्जी को पैकेट्स में बना दिया। सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज टुगेदर। अब पता है इस थ्योरी में क्या पता चला कि वन पैकेट विल डायरेक्टली इंटरेक्ट विद वन इलेक्ट्रॉन। तो वो बात खत्म हो गई क्या, थोड़ी थोड़ी मिलेगी, फिर थोड़ा थोड़ा उठेगा, फिर बाहर निकलेगा। समझ रहे हो, धीरे धीरे एनर्जी बढ़ रही है, फिर बाहर निकलेगा एकदम से। बात मेरी समझ आ रही है? तो अब क्या हुआ, एक्सप्लेनेशन देखो। इलेक्ट्रॉन को एक पैकेट की एनर्जी डायरेक्ट मिलती है, इलेक्ट्रॉन को एक पैकेट की एनर्जी डायरेक्ट मिलती है, उसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। मतलब एक पैकेट की एनर्जी जो है 2 इलेक्ट्रॉन में आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ये एक पैकेट सीधा एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है। तो क्या आपको समझ में आया वो फ्रीक्वेंट क्यों था? क्योंकि जितना एनर्जी चाहिए उसको एक साथ मिल रही है, यस और नो? और इसमें एक और बात लगा देते हैं कंडीशन कि अगर इस एनर्जी, इस पैकेट की एनर्जी इतनी हो कि इसको निकलने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसके बराबर या उससे ज्यादा, तो फिर ये टाइम तो लेगा ही नहीं, यस और नो? तो ये आके गिरेगा और डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली और वो बाहर निकल जाएगा। क्योंकि ये एनर्जी अलग नहीं कर सकते, तो सीधा इलेक्ट्रॉन को एक साथ मिलेगी। बात समझ में आया? ये मैं इस थ्योरी के एक्सप्लेनेशन आपको बता रहा हूं
कि एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि वन फोटोन विल डायरेक्टली इंटरेक्ट विद वन इलेक्ट्रॉन, इसीलिए फटाफट एनर्जी मिली और निकलना था तो 10⁻⁻10 सेकंड में वो बाहर निकल गया। पहली बात सबको समझ में आई। दूसरी चीज, ये जो पैकेट है ना, ये कितनी एनर्जी का पैकेट बनेगा, तो एज पर एक्सपेरिमेंट करके उन लोगों ने ढूंढ ढांड के हमें बताया कि दैट एनर्जी इज h into nu, where h is Planck's constant and nu is the frequency of light। तो मतलब ये कहा गया कि जो आप एनर्जी की पैकेजिंग कर रहे हो, वो एक पैकेट की एनर्जी कितनी होगी, h nu, और न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो आपको पता है लाइट की तो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं, बहुत सारी रेंज है, कहां से कहां तक है, इधर आपका गामा रेस से लेके उधर रेडियो वेव्स तक, समझ रहे हो, बहुत लंबी रेंज है। और उसके बीच में बहुत तरीके की फ्रीक्वेंसीज है, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जो पैकेट बन के आता है ना एनर्जी का, वो भी अलग अलग है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसका एनर्जी पैकेट ज्यादा एनर्जी का है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसका एनर्जी पैकेट कम एनर्जी का है। तो पहले ये भी बात आ गई सामने। अब पता है यहां से एक और चीज सामने आई। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन एक बार में एक ही फोटोन से इंटरेक्ट करेगा, ये बात याद रखना आप। मैंने कहा ना इस चैप्टर में बहुत सारे फैक्ट हैं। तो फैक्ट क्या है कि इलेक्ट्रॉन एक बार में एक ही फोटोन से इंटरेक्ट करेगा, इसी को फोटोन कह रहे हैं, एनर्जी पैकेट को। तो एक बार में एक ही होगा, वो कभी भी एक साथ एट ए टाइम 2 फोटोन रिसीव नहीं करता, ये प्रॉपर्टी है, समझ गए भाई। कोई ऐसा कह दे कि सर यहां से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए ना 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, मैं एक एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 5 फोटोन मार दूं इसके ऊपर, या 6 मार देते हैं सेफ साइड, तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गए। आप कहोगे सर हमने इसको दे दिया, ये निकल जाना चाहिए, लेकिन नहीं निकलेगा, क्योंकि एट ए टाइम इलेक्ट्रॉन एक फोटोन से ही इंटरेक्ट होता है, ये फैक्ट है। तो एक बात बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन से इंटरेक्ट हो रहा है, ये पता है कैसे पता चला होगा, क्योंकि एक बैरियर है एक फ्रीक्वेंसी का, उससे कम पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल ही नहीं रहा। तो आपके पास पैकेट तो बहुत सारे हैं ना, तो सोचने में तो आप इलेक्ट्रॉन को बहुत सारे पैकेट्स दे दोगे तो उसको निकलना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल एविडेंस है कि इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहा है। तो हमें यह पता चला कि अगर इस एनर्जी का पैकेट, इसकी एनर्जी अगर इस मिनिमम वैल्यू से, जिसको हमने क्या नाम दिया है, वर्क फंक्शन, अगर इस एनर्जी से इसकी एनर्जी कम है तो आप मार दो 500 फोटोन भी, कोई फर्क क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेता ही कितना है एक बार में, एक फोटोन तो रिसीव करता है, और वो एक फोटोन की एनर्जी मान लीजिए आपका 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसकी कैपेबिलिटी है ही नहीं इस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बैरियर को तोड़ के बाहर निकालने की। तो इलेक्ट्रॉन रिसीव तो करता है लेकिन बाहर नहीं आ पाता है, तो फिर उस एनर्जी को वापस लैटिस में ही क्या कर देता है, वेस्ट कर देता है। अगर इलेक्ट्रॉन को फ्रीडम होती कि एक की बजाय 10 फोटोन एक साथ ले सके, तो शायद हम अभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों नहीं निकल रहा है। लेकिन प्रैक्टिकल एविडेंस क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन एक बार में एक फोटोन रिसीव करता है, और एक फोटोन रिसीव करेगा तो उसकी एनर्जी चेक करेगा कि मिनिमम से ज्यादा है या कम। अगर मिनिमम वैल्यू से फोटोन की एनर्जी कम है, याद रखना बराबर पे भी निकल जाएगा, ज्यादा पे भी निकल जाएगा, लेकिन अगर इससे कम है तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल ही नहीं सकता। अब आप 2 साल तक लाइट गिराते रहो, क्योंकि उसको निकलने के लिए मिनिमम कितना चाहिए, सपोज 5, मान लो 5 जो है वर्क फंक्शन इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए चाहिए, और आपके ऊपर से 4.5 के 1 करोड़ फोटोन गिरा दो आप, लेकिन इलेक्ट्रॉन को एक बार में एक ही फोटोन मिल रहा है, तो यानी उसको तो मिलेगा 4.5 ही, तो बाहर नहीं निकल पाएगा। बात समझ, हाँ दूसरी बार में मिलेगा, लेकिन पहली बार में वो वेस्ट कर चुका होगा उस एनर्जी को। बात समझ गए, जैसे उसको एनर्जी मिलेगी वो तुरंत लैटिस में वेस्ट कर देगा उस एनर्जी को। तो हाँ, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जो मेटल है मेटल गर्म होता जाएगा, जिस पे एनर्जी गिर रही है, और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो फिर वो क्या करेगा, गर्म होता जाएगा, तो वो एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जो मैं कह रहा हूं उसको सुनो। तो आपको क्या पता चला, एक तो आपको ये एविडेंस मिला कि जल्दी क्यों निकल रहा है,
क्योंकि एक बार में एक फोटोन के बराबर एनर्जी उसको डायरेक्ट मिलती है, जबकि वेव थ्योरी क्या कह रही थी कि थोड़ा थोड़ा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर मिलेगा, फिर वो बाहर आएगा, फिर बाहर निकल जाएगा, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा है। दूसरी चीज क्या है कि एक बार में एक इलेक्ट्रॉन को एक ही फोटोन मिलेगा। बात मेरी समझ में आई? तो ये पूरा फेनोमेना कैसे एक्सप्लेन हो रहा है? ये पूरा फेनोमेना इस तरह से एक्सप्लेन हो रहा है कि सिर्फ आपने लाइट एनर्जी को स्मॉल पैकेट्स में क्या कर दिए, क्वांटाइज कर दिया। अब वो एनर्जी जो कंटिन्यूअस चल रही थी उसको आपने पैकेट्स बना के चला रहे हो आगे। तो सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज टुगेदर एंड द एनर्जी ऑफ दैट पैकेट इज हाउ मच, एच न्यू। तो ये फोटोन की एनर्जी है, और ये एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के लिए सफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। समझ में आई बात? और अगर सफिशिएंट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन बाहर, चाहे आप 5 लाख फोटोन गिरा दो उसके ऊपर, क्योंकि एक बार में एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन ही इंटरेक्ट करता है। बात मेरी समझ में आई या नहीं? अब आप एक चीज नोटिस करना, पहले बताओ फोटोन एनर्जी है कि पार्टिकल? बहुत क्लियर बोलना, कोई पार्टिकल है क्या? पार्टिकल उसको कहते हैं जिसके पास कुछ मैटर हो। मैटर हो, दुनिया में 2 ही फैक्ट है, मैटर एंड एनर्जी। मैटर एंड एनर्जी। तो अगर मैटर है, हम लोग सब मैटर है, तो जो इलेक्ट्रॉन जो है वो मैटर है, चाहे कितना ही छोटा है, लेकिन क्या है वो? मैटर। तो अगर हम ये कहें कि हमारे पास ये फोटोन, क्या ये एक मैटर है या नहीं? नहीं है ना। सिंपल, आपने बस एनर्जी को क्या कर दिया, एक साथ कह रहे हो इतनी एनर्जी साथ जाएगी, तो इट इज प्योर एनर्जी। लेकिन आप देखो एक्सप्लेनेशन, फोटोन आएगा, इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, फिर इलेक्ट्रॉन उसको लेके वहां से बाहर। ऐसा नहीं लग रहा जैसे कुछ पार्टिकल की तरह समझा रहे हैं चीजों को? ऐसा नहीं लग रहा है? वरना एनर्जी के लिए ऐसा बोलना अच्छा लगता है क्या, कि एनर्जी आई, उसको मिलेगा, इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, निकल जाएगा? ये सिचुएशन सुन के ऐसा नहीं लग रहा जैसे कुछ पार्टिकल की तरह एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है? जबकि यहाँ कोई पार्टिकल है या नहीं? नहीं है कोई पार्टिकल, बट द एक्सप्लेनेशन आर एज लाइक पार्टिकल। बात समझे? इसमें आपको और चीजें समझाता हूं। आपने अगर कभी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है केमिस्ट्री में? नहीं पढ़ा है अभी? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी बात करते हैं, नहीं तो अपन उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो जैसे मेरे पास एक एटम है, तो उस एटम से कई बार फोटोन बाहर निकलते हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो अभी आप ऐसे सुनो, सुनो कि एक एटम है, उसमें से एक फोटोन निकल गया, कैसे निकला, क्यों निकला, वो सब हम वहीं बात करेंगे। पता है इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज, कि ये एटम है, इसमें से फोटोन निकला इधर, तो पता चलता है एटम पीछे की ओर झटके से जाता है। आपको देख के ऐसा नहीं लग रहा कुछ मोमेंटम कंजर्वेशन जैसा कुछ हो रहा है? जबकि जो निकल के गया वो पार्टिकल है ही नहीं। लेकिन आपको पता है फोटोन एग्जिबिट मोमेंटम। फोटोन क्या एग्जिबिट करता है? एग्जिबिट करने का मतलब समझ रहे हो? वो मोमेंटम शो करता है कि उसके अंदर मोमेंटम है। कैसे? ये एटम रखा है, इस एटम से फोटोन निकला और एटम पीछे गया झटके से। ऐसा लगता है जैसे मोमेंटम कंजर्व करते वक्त होता है कि ट्रॉली से एक आदमी कूद जाए तो ट्रॉली पीछे जा रही है। तो यहां पर एटम में से फोटोन निकल रहा है, जबकि वो पार्टिकल नहीं है, एनर्जी है। लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि सिस्टम का मोमेंटम पहले 0 था, तो फोटोन आगे गया तो इसका कुछ मोमेंटम है, तो इसलिए एटम भी पीछे गया। जबकि ये समझने में बहुत अजीब सी बात है, क्योंकि वो एनर्जी है, बट एनर्जी क्या शो कर रहा है? मोमेंटम। हाँ, नहीं ऐसे नहीं होता है ना। एक्चुअली क्या होता है, और उल्टा फोटोन एनर्जी ले जाता है उससे। सही बात बताऊं मैं आपको, जो एटम होता है वो हाई एनर्जी पे होता है, वो लो एनर्जी पे आके और उल्टा फोटोन ले जाता है उससे एनर्जी। समझ में आई बात? तो उसका आगे जाना और पीछे जाना, ये जब हमने प्रैक्टिकल एविडेंस में मिलाकर देखा है तो पता चलता है वहां कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। आपको एक और फैक्ट बताता हूं, आपको बहुत अजीब लगेगा कि जब लाइट किसी सरफेस पे गिराई जाती है तो लाइट सरफेस पे फोर्स अप्लाई करती है। और इसी चैप्टर में मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, रेडिएशन प्रेशर। क्या पढ़ाऊंगा? रेडिएशन प्रेशर। सोचो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट, कि मैंने पहले बोला है बातें अजीब सी लगेंगी, लेकिन प्रैक्टिकल एविडेंस को देखते हुए चीजें बनाई गई हैं, और ऐसा होता है, प्रैक्टिकली दिखाई देता है। तो हमें क्या बताया गया कि जैसे सरफेस देख रहे हो आप, इस पे लाइट गिर रही है, ये लाइट इस सरफेस पे फोर्स अप्लाई कर रही है,
और जब आप इस फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे ना, तो जैसे हम लोग मैकेनिक्स में करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, यस और नो। तो इस पर कितना फोर्स लग रहा है, जैसे ये ऐसे पार्टिकल से टकरा टकरा के जाएंगे, अब वो रिफ्लेक्ट होंगे कि एब्जॉर्ब होंगे, वो इस सरफेस की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। तो वो सरफेस इस पे गिरेगा, फिर क्या होगा, फोटोन आएगा, उसका कुछ मोमेंटम है और वो अपना मोमेंटम चेंज करेगा इस सरफेस से टकरा के, और मोमेंटम चेंज करेगा तो फिर ये इस सरफेस पे क्या अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। बात मेरी समझ में आ रही है? ये सोचने में बहुत अजीब है कि लाइट भी किसी सरफेस पे क्या कर सकता है, फोर्स अप्लाई कर सकता है। जैसे आप लोग मूवीज में कई बार देखते हो, कहीं पे एकदम से लाइट हुई तो लाइट लगने से उसको एनर्जी फील हो रही है, तो उस एनर्जी से फोर्स भी लगता है, क्या लगता है, फोर्स। लेकिन अभी अगर आप कहोगे सर हमें तो नहीं पता चल रहा कि हमारे ऊपर लाइट गिर रही है, कोई फोर्स लग रहा है, तो फोर्स बहुत कम है, तो आपको फील नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसे अगर हम कंडीशन बात करें तो किसी सरफेस पे जब लाइट गिरती है तो वो उस सरफेस पे फोर्स अप्लाई करती है। और पता है ये किसका आउटकम है, इससे हमें पता चला कि ये जो फोटोन है ना, ये मोमेंटम रखता है। क्या रखता है, मैंने क्या बोला, ये मोमेंटम एग्जिबिट करता है, एग्जीबिशन करता है मोमेंटम का, ठीक है। और वो मोमेंटम का एग्जीबिशन कर रहा है और एज अ फैक्ट हमें पता चल रहा है कि किसी सरफेस पे फोर्स भी अप्लाई कर सकता है। बात समझ में आएगी नहीं? और जब आप इसका फोर्स आप देखोगे, मैं कैलकुलेट करूंगा तो उसका तरीका बिल्कुल एज इट इज रहेगा, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बिल्कुल उस तरीके से पूरी सॉल्यूशन करूंगा। और फोटोन का कुछ मोमेंटम हमें मानना पड़ेगा, वो हमें अभी बताएंगे आपको एक्सपेरिमेंटली वो कितना आया। हाँ वही तो, यही तो बात है, जो आपके दिमाग में चल रहा है मेरे दिमाग में पता नहीं कितने सालों से चल रहा है। लेकिन समझो आप बात को, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला कि फोटोन क्या शो करता है। देखो अजीब सी बात है, लेकिन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ एग्जिबिट किया है इसने, इसने शो किया है। शो करने के दो एविडेंस तो मैंने आपको बता दिए कि एटम से बाहर निकला फोटोन तो एटम पीछे गया। तो जब वहां पर पूरी कैलकुलेशन साइंटिस्ट लोगों ने की तो उनको पता चला कि यार फोटोन हैव सम मोमेंटम। फिर उस मोमेंटम से सरफेस पे फोर्स एस्टिमेट किया गया, तो उन्होंने किसी तरह से पता लगाया होगा कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू या थ्योरेटिकल वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो वहां से फोटोन का मोमेंटम बताया गया। अब आपको भी अजीब लग रहा है ये बात, मुझे भी लग रहा है, क्योंकि फोटोन क्या है, एनर्जी, लेकिन इट इज शोइंग पार्टिकल नेचर। याद रखना पार्टिकल नहीं है ये, बट इट्स नेचर इज लाइक अ पार्टिकल, मोमेंटम एग्जिबिट करता है। तो फोटोन मोमेंटम शो करता है, ये बहुत अजीब सी बात है। और इस वजह से हम बोलते हैं कि जो फोटोन थ्योरी है वो लाइट के पार्टिकल नेचर को शो करती है। किसको, पार्टिकल नेचर। और जहां भी आप फोटोन का इन्वॉल्वमेंट देखोगे ना, आपको उस चीज के एक्सप्लेनेशन में ऐसी फीलिंग आएगी जैसे कोई पार्टिकल निकल रहा हो, जबकि फोटोन इज अ प्योर एनर्जी, इट इज नॉट अ पार्टिकल। तो इसी चैप्टर में हम आपको प्रैक्टिकल एविडेंस के करस्पॉन्डिंग बताएंगे कि रेडिएशन प्रेशर, इसमें डाउट क्यों आ रहा है बताओ। मैं आपको बता रहा हूं, एक बात ध्यान रखना, मैं अभी समझा नहीं रहा हूं, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ऐसा होता है। हाँ, पहली बात तो डेंस का क्या मीनिंग है, मतलब आप ये कह रहे हो ऑब्जर्वेबल होना चाहिए। बैठ जाओ भाई, एक बात बताइए, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि इधर फोटोन आया और उसने फोर्स लगाया, तो जब आप उस फोर्स को अपने प्रैक्टिकल रेंज में देखने लग जाओगे तो आपको उसका अपीयरेंस समझ में आएगा। अभी हम लोगों के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, क्या हमें समझ में आ रहा है? लेकिन अर्थ हमें खींच रही है तो वो हमें समझ में आ रहा है। तो जो आपका सवाल है ना कि सरफेस पे कितनी लाइट डालें, तो आप इतनी लाइट डालो ताकि वो जो फोर्स है वो आपको फिजिबल समझ में आने लगे। लेकिन अगर मान लो फोर्स ही बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत कम फोर्स है, बहुत माइन्यूट सा फोर्स है, तो उसके इफेक्ट्स आपको दिखाई नहीं देंगे। तो इफेक्ट्स देखने हैं तो आप उसको प्रैक्टिकल रेंज ऑफ फोर्स में ले आइए, आपको इफेक्ट्स दिखेंगे। उसके लिए हो सकता है बहुत एनर्जी हमें चाहिए हो। हाँ, हाँ, बिल्कुल देना पड़ता है। हाँ, वो एनर्जी जो सरफेस है ना, उस सरफेस में थर्मल एनर्जी में चला जाता है। जैसे अभी इस सरफेस पे हम लाइट गिराएं
तो आपको दिख रहा है ये गर्म हो गया। गर्म कैसे हुआ कि दैट एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू थर्मल। अगर वो एनर्जी वेस्ट हो गई है, अगर वेस्ट हो गई है तो वो थर्मल एनर्जी में जा रही है। अगर वेस्ट नहीं हुई है तो वो मैं आपको बताऊंगा कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो वो एनर्जी उसके पास इन द फॉर्म ऑफ रिमेनिंग एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो इधर देखो, पहले तो मैं आपको समझा दूं कि मैं आपको अभी समझा नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं ऐसा होता है कि फोटोन क्या शो करता है। भाई एक बात बताओ, कोई मेरे से, एक मिनट, कोई मेरे से ये पूछे कि सर ये आपने छोड़ा, अर्थ ने इसको अट्रैक्ट क्यों किया, मेरे पास नहीं है जवाब। आप कह दो सर रिपेल क्यों नहीं किया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ चुके हो, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस, वहां था इसलिए पढ़ाया है। लेकिन ग्रेविटेशन में यही पढ़ा है कि दो मासेस एक दूसरे को, तो हम लोग किस चीज पर गवर्न करते हैं, हमें जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीजें मिली है हम उसी में बात करते हैं। अगर दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम आपको नहीं पढ़ाएंगे कि वो रिपेल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेचर में हमें अट्रैक्शन ही मिला है। अब आप कहते हो सर क्यों, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। जिन्होंने, सुनो तो सही, एक मिनट सुन लो, जिन्होंने इसको क्रिएट किया है ये उनके पास है सारा। हम तो लॉ ऑफ नेचर की स्टडी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लॉ ऑफ नेचर। तो अभी जो मैं आपको बातें बता रहा हूं ना फोटोन से रिलेटेड, तो ये किसी ने अंदर बैठ के तो नहीं देखा है, लेकिन इनसे हमारे फेनोमेना एक्सप्लेन हो जा रहे हैं सारे फेनोमेना। इवन जो रेडिएशन प्रेशर की बात करें, या अगर मैं आपसे कहूं कि उस एटम से जब फोटोन निकला था तो किस मोमेंटम से आपका एटम पीछे की ओर जाएगा, ये फोटोन के मोमेंटम को मानकर ये चीजें एक्सप्लेन हो रही हैं। और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन भी इस तरह से एक्सप्लेन हो रहा है। तो फोटोन को पार्टिकल, नेचर ऑफ लाइट कहा जाता है, ना कि पार्टिकल। पार्टिकल, क्या आप इस शब्द को समझ गए? कई बार स्टूडेंट समझते हैं कि शायद लाइट में कोई पार्टिकल है, जबकि कोई पार्टिकल, सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज मूविंग टुगेदर एंड इट्स बिहेवियर इज लाइक अ पार्टिकल, बट इट इज नॉट अ पार्टिकल। समझ में आया? तो हेडिंग डालिए फोटोन। हेडिंग डालिए फोटोन। याद रखना मैंने जो भी बातें बताई है ये सब इंफॉर्मेशन है आपके लिए, थ्योरी है। भैया थोड़ा कैमरा इस साइड में कर लीजिए, थोड़ा कैमरा इस साइड में। तो हेडिंग डालिए फोटोन। देखो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर मतलब पूरा मॉडर्न, और इसमें बीच बीच में आप देख रहे हो फैक्ट आ जाता है एकदम से। अगर मान लो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले अगर एग्जाम में आप दिमाग लगाते तो आप एक फोटोन से 4-5 इलेक्ट्रॉन भी निकाल लाते हैं। लाते कि नहीं? आपको मैंने कह दिया एक फोटोन है ना, वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है और वर्क फंक्शन 1 है, आप लोग गिरा के 5 इलेक्ट्रॉन ले आते हैं। तो याद रखना आपको फैक्ट भी समझना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर जैसा आप सोचोगे एज इट इज चलेगा वो जरूरी नहीं है, आपको प्रैक्टिकल अप्रोच भी ध्यान में रखना होगा। तो हेडिंग डालिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फर्स्ट इज फोटोन। हम लोग फोटोन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। देखो, द लाइट एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, द लाइट एनर्जी इज क्वांटाइज्ड क्वांटाइज्ड का मतलब समझते हो कि मिनिमम एक की बात करनी पड़ेगी। जैसे आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था, किसी बॉडी को मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, इलेक्ट्रॉन कम से कम एक का तो एक्सचेंज करना ही पड़ेगा। तो द लाइट एनर्जी इज क्वांटाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, in the form of small energy packets called as quanta or photon, called as quanta or photon। ठीक है? तो देखिए मैंने वैसे आपको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का जो प्रोसेस होता है उसका एक्सप्लेनेशन होता है, वेव थ्योरी क्यों नहीं समझा पाई, मैंने बहुत सारी बातें आपको समझा दिया है। ठीक है कि कैसे कैसे होता है। अब हम लोग पहले फोटोन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्योंकि बिना फोटोन के ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं होगी। तो नीचे पॉइंट लिखे, फोटोन डिस्क्राइब्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट।
फोटोन डिस्क्राइब्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। फोटोन किसको डिस्क्राइब करता है? पार्टिकल नेचर। नेचर समझते हो? इट इज नॉट अ पार्टिकल, इट इज शोइंग द नेचर लाइक अ पार्टिकल। ओके, तो नेक्स्ट लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। क्या क्या प्रॉपर्टीज है? प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, ध्यान से सुनना, यहां पे मैं कुछ अजीब अजीब सी बातें बोलूंगा, कोशिश मैं पूरी करूंगा कि आप उसको समझ पाए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन मतलब फोटोन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखे, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। फोटोन का रेस्ट मास क्या है? 0 है। क्या मतलब है इसका? नहीं, जो भी जवाब देगा हाथ खड़ा करके, क्योंकि मुझे क्या पूरी भीड़ की आवाज सुनाई नहीं देगी। जो भी बोलना चाहे रेज योर हैंड। जब वो रेस्ट पर होगा तो ठीक है, आगे। रेस्ट पे रहेगा तो मास नहीं रहेगा। और कोई इसके अलावा? फोटोन इज नॉन मैटर, वेरी गुड। और कोई? मोमेंटम क्या? इधर अभी मोमेंटम आ गया था। हाँ, मोमेंटम। आप देखिए, बैठ जाइए। एक सवाल आंसर आया है कि इट इज नॉन मैटर, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ये मैटर नहीं है। तो पहले मैं आपको बताता हूं, ये जो लाइन है ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग है कि रेस्ट मास क्या होता है। सबसे पहले तो क्या होता है रेस्ट मास? अभी तक आपने इस चैप्टर से पहले फिजिक्स में कभी ये शब्द नहीं सुना। किसी भी चीज का मास होता था, वो मैटर होता था और उसका मास होता था, लेकिन यहां पे आने के बाद हमने इसको रेस्ट मास बोल दिया। तो पहले मैं आपको समझाता हूं कि ये है क्या चीज। तो सबसे पहली बात, जो मास होता है ना किसी बॉडी का, किसी बॉडी का मास कितना है। अभी तक आपने क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ी है, और क्लासिकल मैकेनिक्स में फ्रेम टू फ्रेम इसके मास में कोई चेंजेस नहीं रहता है। मतलब आप किसी भी फ्रेम से, जैसे इस पार्टिकल को देखने के लिए आप ग्राउंड से देख रहे थे, चाहे लिफ्ट में बैठ के देख रहे थे, आपने इसके मास को चेंज नहीं किया था। लेकिन अगर हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करें, जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, उसके अकॉर्डिंग जो किसी पार्टिकल का जो मास होता है वो फ्रेम डिपेंडेंट होता है। क्या होता है? और उस फ्रेम से आप उस पार्टिकल की कितनी वेलोसिटी देखते हो, उसके हिसाब से उसका मास होता है। तो मतलब किसी का मास क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे कोई फ्रेम है, इस फ्रेम से आपको एक पार्टिकल का मास दिखा, सॉरी उसकी वेलोसिटी दिखी v, तो पता है इसका मास क्या होता है? m इक्वल्स टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस। अच्छा, जब आप लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाएंगे और अगर आपके सिलेबस में इंजीनियरिंग फिजिक्स हुई, तो वहां पे आपको ये पढ़ने को भी मिलेगा कि ये कैसे प्रूव होता है। ये पूरा प्रूव हो जाता है, हमें नहीं करना है क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं। लेकिन मैं आपको कुछ इसमें से आउटकम बताना चाहता हूं। आपने किसी फ्रेम से इसको डील किया, तो इसका मास कितना आ रहा है? m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई। अभी आप ये मत सोचो ये कैलकुलेशन कैसे हुई, हम इस नाम को देखना चाहते हैं कि इस नाम का क्या मीनिंग है। डेफिनेटली फोटोन एक मैटर नहीं है, तो क्या यहाँ पे रेस्ट मास किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो देखिए, एक मिनट पहले तो ये m जो है, क्या अलग अलग वेलोसिटी पे अलग अलग आ रहा है? तो इसका मतलब क्या है कि अलग अलग वेलोसिटी पे बॉडी बॉडी जो है वो मोटी पतली हो जाएगी क्या? सोचो भाई, इसका मतलब तो यही है। अगर मान लो आप एक वेलोसिटी को कुछ c/2 वेलोसिटी पे देख रहे हो, c/3 पे देख रहे हो, c/5 पे देख रहे हो, तो क्या ये अलग अलग आ रहा है? तो पहला थॉट तो दिमाग में यही जाता है कि ऐसा हो गया क्या कि वो चीज भारी या हल्की हो जाएगी एज पर मूवमेंट। नहीं, वो चीज भारी या हल्की नहीं हो रही है। सुनना मेरी बात को ध्यान से। उसका मैकेनिक्स डील करने के लिए जो m है वो अलग होता जाएगा, लेकिन उसमें मैटर तो m0 ही है। मतलब इस मार्कर, ये जो आप देख रहे हो चौक, इसमें कुछ मास है ना इसका, इसमें जितना मैटर है उतना मास है। अगर मान लीजिए मैं इसको किसी ऐसे वेलोसिटी पे चला दूं कि ये 2m0 के बराबर आ जाए,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मोटा हो गया है। इसकी मैकेनिक्स डील करने के लिए उस फ्रेम से इसको m की बजाय क्या मानना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये मोटा हो गया है। तो मुझे बताइए इसमें कितना मैटर है और कितना मास इसका है, ये दो अलग बातें हो गई अब एज पर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ध्यान से सुनना, कोई अजीब सी बात नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं होता क्या है। इसका मास सपोज अभी 15 ग्राम है, 20 ग्राम, तो इसमें मैटर 20 ग्राम ही है। लेकिन अभी तक तो आप लिफ्ट में बैठते थे, कहीं भी बैठते थे, इसको 20 ग्राम ही लेते थे। लेकिन ये थ्योरी कहती है कि आपके रेस्पेक्ट में अगर आपको वी पता चल जाए तो ये 20 ग्राम ही हमेशा नहीं है, ये अलग अलग वी के हिसाब से एम अलग अलग लेना पड़ेगा। अब आपको इसकी फील नहीं आएगी क्योंकि ये चीज आपको दिखाई नहीं देगी। मेरी बात समझ में आती है? तो अब हुआ ये कि इसके अंदर मैटर तो उतना ही है, तो किसी चीज का मास और उसमें मैटर कितना है, ये दो अलग बातें हो गई। तो पता है इसमें मैटर अगर 10 ग्राम है तो हम अब इसको बोलेंगे रेस्ट मास। क्या बोलेंगे? मतलब ये कि जब आप किसी बॉडी को रेस्ट पे देखते हैं तो उसमें जितना मैटर होता है वो उतना ही मास एग्जिबिट करता है। जितना उसमें मैटर होता है, जैसे 10 ग्राम मैटर है और मान लो मैंने किसी वेलोसिटी पे फेंक दिया, ये 50 ग्राम की तरह कैलकुलेशन दे रहा है, तो उस वहां से डील करने के लिए इसका एम कितना लेंगे हम? 50 ग्राम। लेकिन उसमें मैटर कितना है? 10 ग्राम ही है। तो अगर कोई चीज मैटर है तो उसका रेस्ट मास जरूर होगा। रेस्ट मास का मतलब उसमें मैटर है, क्योंकि अगर मैं किसी भी चीज को रेस्ट पे देखता हूं तो उसका जितना एम शो होता है, अगर मैं किसी को रेस्ट पे देखता हूं तो उसका जो एम शो होता है वो इक्वल टू ये होगा, और इस चीज का नाम हमने क्या रखा? रेस्ट मास। तो किसी चीज में कितना मैटर है वो फिक्स है। ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग वेलोसिटी पे ले जाओगे तो उसका मैटर बदलने लग जाएगा, मैटर उतना ही रहेगा मैटर, लेकिन उसका मास वहां से स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से उसका एम आपको बदलना पड़ेगा। पहली बात समझ में आई? तो इसलिए अब इसमें मैटर कितना है ये बताना भी तो जरूरी है कि इसमें मैटर कितना है। तो इसमें मान लीजिए 10 ग्राम मैटर है, तो वो 10 ग्राम मैटर मुझे कब नजर आएगा पता है? जब ये मेरे रेस्पेक्ट में रिलेटिवली रेस्ट पर होगा। तो अगर ये मेरे रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है तो इसमें मैटर जो है उसका मास जो है वो इसमें जितना मैटर है उसके उस मैटर के मास के बराबर है। और अगर किसी और वेलोसिटी पे है तो वो दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो मुझे एक बात बताइए, अगर कोई दुनिया में मैटर है तो उसका रेस्ट मास होगा ही। चाहे आप इलेक्ट्रॉन की बात करो, कितना मास है उसका? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। बहुत कम है क्या? लेकिन इट इज अ मैटर। और पता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 आज के लेक्चर के बाद वो इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है। क्या है? अब इलेक्ट्रॉन को आप किसी भी वेलोसिटी पे ले लो, किसी भी वेलोसिटी पे, अलग अलग वेलोसिटी पे वो हो सकता है एम अलग अलग शो करे, लेकिन उसमें मैटर कितना है? 9.1 इंटू। तो पता है उस मैटर का मतलब, दुनिया में दो ही फैक्ट हैं, मैटर और एनर्जी। ये कहा जाता है कि व्हेन एनर्जी हैज बीन कंडेंस्ड द मैटर इज फॉर्म, और जब व्हेन मैटर इज एक्सप्लोडेड दैट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो अगर या तो एनर्जी है या मैटर है, या तो एनर्जी है या, तो ये जो मैटर है ना, मैटर में कुछ एनर्जी कंडेंस्ड फॉर्म में है, और वो कंडेंस होके क्या बन चुका है? मैटर बन चुका है। अगर ये मैटर इस दुनिया से गायब हो जाए तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो याद रखना वो इलेक्ट्रॉन चल रहा है, उड़ रहा है, उसकी अलग अलग वेलोसिटी पे एम अलग अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें मैटर चेंज हो रहा है। उसमें मैटर कितना है? मैटर का मास उतना ही है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। लेकिन उसकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्कस करने के लिए आपको उसका एम डिफरेंट लेना पड़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो दुनिया में जो भी मैटर है, चाहे वो कितना भी छोटा से छोटा क्यों ना हो, लेकिन अगर वो मैटर है तो उसका रेस्ट मास जरूर होगा। तो पता है वो इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम कब शो करेगा? जब मेरे रेस्पेक्ट में वो रेस्ट पे होगा। तो मैं मेरे रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन को जब भी रेस्ट पे देखूंगा तो मैं कहूंगा इसमें इसका मास भी उतना ही है जितना इसमें। लेकिन अगर इसके मेरे रेस्पेक्ट में कोई वेलोसिटी है तो मैटर तो उतना ही है, लेकिन मेरे रेस्पेक्ट में उसका मास डिफरेंट है। ये दो अलग बातें हो जाएंगी। तो फोटोन में क्या मैटर है?
नहीं है, फोटोन में मैटर नहीं है। तो दुनिया में जितने भी मैटर होते हैं उन सबका क्या होता है, रेस्ट मास। और आज के बाद कोई पूछे ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी चीजें हैं, इन सबका जो भी हम मास बताते हैं वो एक्चुअल में उनका रेस्ट मास है। वो ये बताता है कि कितना मैटर प्रेजेंट है उसमें, कितना। और वो मैटर कम ज्यादा एकदम से नहीं होगा, मैटर ज्यादा या कम होगा तो एनर्जी डिस्टर्ब होगी सिस्टम की। मैटर बढ़ाओगे तो एनर्जी कम होगी, और एनर्जी बढ़ाओगे तो मैटर कम होगा। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, उसकी वेलोसिटी अलग अलग है, तो उसमें मैटर फिक्स है, कितना, 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। तो मुझे बताइए, इलेक्ट्रॉन मैटर था ना, तो चाहे कितना ही कम हो लेकिन कुछ ना कुछ उसका रेस्ट मास है। लेकिन फोटोन इज कोई मैटर, इट इज नॉट अ मैटर, ये एनर्जी है। बात समझ गए? पॉइंट नंबर 2 लिखे, फोटोन ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट। फोटोन ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट, इसमें कोई खास बात नहीं है। फोटोन ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट। ओके, पॉइंट नंबर 3, याद रखना, दुनिया में कोई भी मैटर है तो अगर उसका रेस्ट मास है वो तभी मैटर है, अदरवाइज वो मैटर है ही नहीं, वो एनर्जी है। फिर या तो एनर्जी है दुनिया में या फिर मैटर है। द मैटर इज द एक्सप्लोडेड फॉर्म ऑफ, नहीं, मैटर इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड एनर्जी इज द एक्सप्लोडेड फॉर्म ऑफ मैटर। पॉइंट नंबर 3 लिखिए, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, and that energy equals to h nu, where h is Planck's constant. 4 into 10⁻⁻34 जूल into सेकेंड, दिस इज h। तो मुझे बताइए, एनर्जी ऑफ फोटोन h न्यू है, इधर देखो, तो h की वैल्यू आपको पता है जूल इंटू सेकेंड। तो अगर फ्रीक्वेंसी आप पर सेकेंड यानी हर्ट्ज में रखेंगे तो आंसर किस में आएगा, जूल में आ जाएगा। तो जूल इज ऐसा यूनिट और नॉट, ठीक है। इसके बाद अगर आप इस एनर्जी को देखें तो आपको पता है कि एनर्जी सॉरी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो हमारे पास जो c है दैट इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। क्या कहते हो, c इज द स्पीड ऑफ लाइट और न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज, तो योर न्यू कैन बी रिटन एज c by lambda, and from here you can write the energy of photon hc by lambda, hc by lambda। ये एनर्जी ऑफ फोटोन का ये अगला लैम्डा के टर्म में और ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में। क्लियर है? अब मुझे बताओ थोड़ा सा कैलकुलेशन एस्पेक्ट, मैंने बोला है ना यहाँ ध्यान रखना पड़ता है। जैसे h आप रखोगे जूल इंटू सेकेंड में, तो c रखेंगे 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। तो डिनोमीटर में फिर लैम्डा मीटर में जाएगा, लैम्डा तो मीटर में रखोगे, तो ये तीनों ऐसा यूनिट में रखोगे तो एनर्जी किस यूनिट में आएगी, जूल में आएगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा जो ये h इंटू सी है ना, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके ऑलरेडी रख रहे हैं। कैसे, जैसे h इंटू सी की वैल्यू कितनी होती है, h होगा मेरे पास 6.64 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड इंटू 3 इंटू 10⁸। जरा इसकी यूनिट बताओ, जूल इंटू मीटर, इस पूरे चीज की यूनिट हाउ मच, जूल इंटू सेकेंड मीटर पर सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड गया, जूल इंटू मीटर। तो ये h इंटू सी जो है ये अप्रोक्सीमेटली ये है। और आगे ना आप लोग जनरली कभी कभी कैलकुलेशन के लिए इसको और इसको मल्टीप्लाई करके अप्रोक्सीमेट 20 समझ लेना। अप्रोक्सीमेट कितना, 6.64 इंटू 3 अप्रोक्सीमेट 20 के आसपास। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ा तेज करने के लिए। नेक्स्ट, यहां पर ये मेरा HC है, इधर देखो, अब हम इसको यूनिट चेंज कर रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि मुझे यहां से जूल हट जाए और इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाए, और यहां पे मीटर हट जाए और एंगस्ट्रॉम आ जाए। तो आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल एंड 1 एंगस्ट्रॉम इज -10। तो अगर आप यहां पर जूल की जगह क्या रखोगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन दिस,
और मीटर की जगह क्या रखोगे, 1 एंगस्ट्रॉम अपॉन 10⁻⁻10। तो पता है जब ये पूरा सॉल्व होकर आएगा तो एक मिनट, अप्रोक्सीमेटली इट इज 12,400, इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू एंगस्ट्रॉम। तो ये हम इतनी कैलकुलेशन ऑलरेडी करके रखते हैं। अच्छा ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन में ये आपको 12,430 दे देगा, तो क्वेश्चन में जो दिया यूज करना, अदरवाइज जनरल हम लोग क्या मान के चलते हैं, 12,400। इसकी यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू। तो कितने लोगों को समझ में आता है कि अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू एंगस्ट्रॉम यूज कर रहा हूं, तो इसको मैं एंगस्ट्रॉम में यूज करूं तो मेरा एनर्जी किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अगर आप इसको न्यूमेरिक एस्पेक्ट में डिस्कस करना चाहते हैं तो हम लोग एनर्जी ऑफ फोटोन लिखेंगे 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्डा। मैं ऐसे दिखाता हूं, व्हेन यू विल सब्स्टिट्यूट लैम्डा इज इन एंगस्ट्रॉम, देन दिस एनर्जी विल बी इवॉल्व इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि यहां न्यूमरेटर की यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कटेगा, द एनर्जी विल बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन भी ध्यान रखनी है ताकि फास्ट हम लोग एनर्जी निकाल पाए। नहीं तो रोज रोज एच निकालेंगे, सी निकालेंगे, फिर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे, जैसे तो रोज टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, कि ये 12,430 लेना है तो फिर आप उतना कंसिडर करेंगे, समझ गए। फिर वो आपको क्वेश्चन लिख के मेंशन करेगा, वरना हम लोग ज्यादातर इस वैल्यू से कैलकुलेशन करते हैं 12,400 से। तो अब आपको पता चल गया कि एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है। ठीक है, अब इधर देखो, एनर्जी आ गई ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे कहा कि जो वेवलेंथ ऑफ लाइट सपोज 2000 एंगस्ट्रॉम है, तो सीधा सीधा इसका ये लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट कितना हुआ ये। तो आपको एनर्जी चाहिए hc/लैम्डा, और न्यूमेरिक फॉर्म में ये 12,400 अपॉन लैम्डा है। लैम्डा किस में रखे, एंगस्ट्रॉम, और आंसर किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो E इक्वल्स टू 12,400 अपॉन लैम्डा कितना, 2000। याद रखना किस यूनिट में लेकर आओगे, एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो एंगस्ट्रॉम यूनिट में रख रहे हैं, तो ये आ रहा है मेरे पास 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे फोटोन की एनर्जी है। तो आपके पास जो थर्ड प्रॉपर्टी थी उसमें फोटोन की एनर्जी कितनी होती है ये आपने देखा है। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी, तो आप देख सकते हो अलग अलग लैम्डा के करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या होगी। अगर लैम्डा बढ़ाएंगे तो एनर्जी, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एनर्जी ज्यादा होगी फोटोन की। क्लियर है, चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी लिखिए। अब ये जो चीज है ये अजीब सी चीज है कि फोटोन पार्टिकल नहीं है लेकिन मोमेंटम। तो लिखिए द मोमेंटम ऑफ फोटोन इज, द मोमेंटम ऑफ फोटोन इज h/लैम्डा, p इक्वल्स टू h/लैम्डा। पहली बात तो ये कि किसी के दिमाग में आ रहा है कि सर हमने तो मोमेंटम क्या पढ़ा था, m/v। तो वो पार्टिकल के लिए पढ़ा था, किसके लिए पढ़ा था, फोटोन पार्टिकल। तो फोटोन के लिए आप m/v नहीं लिख सकते, m उसका m का कोई मतलब। तो डायरेक्ट हमें उसका मोमेंटम पता है, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमें पता चला कि अगर लैम्डा वेवलेंथ की लाइट है तो उसका जो मोमेंटम होता है एक फोटोन का वो कितना होता है,
h बाय लैम्डा। और इसको लेके अगर हम मोमेंटम वाले क्वेश्चंस करते हैं तो वहां पर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आपस में क्या करते हैं, मैच करते हैं। तो ये एक अजीब सी चीज है। एनर्जी का पैकेट बना दिया था तब तक भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इस एनर्जी के पैकेट के पास क्या है, मोमेंटम है। ये मोमेंटम शो करता है, बट इसका मोमेंटम किस फॉर्मूले से लिखा जाएगा, h बाय लैम्डा। याद रखना ये फोटोन के लिए है, ये कोई पार्टिकल नहीं है कि आप m इंटू वी लिख के कुछ इसका कैलकुलेशन करने लगे। बात समझ में आया? अब नेक्स्ट, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बताइए। h अपॉन लैम्डा को मैं क्या लिख दूं, देखो तो, c बाई न्यू। तो अगर मैं लैम्डा को c बाय न्यू लिखता हूं तो इट इज व्हाट, h न्यू बाय c। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड द मोमेंटम ऑफ फोटोन इज द एनर्जी ऑफ फोटोन डिवाइडेड बाय c। ये मोमेंटम ऑफ फोटोन है, मोमेंटम ऑफ फोटोन, और ये क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन। इंटरेस्टिंग चीज है, ये रिलेशन हर कहीं नहीं लगेगा, सिर्फ किस पर एप्लीकेबल है, फोटॉन्स पर। फोटोन की एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन है P इक्वल्स टू या E इक्वल्स टू पी सी। कभी कभी पूछा आता है कि ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है, ओनली फॉर फोटोन। किसी पार्टिकल पे ये मत लगाने लग रहा कि मोमेंटम से को C से मल्टीप्लाई करके एनर्जी निकालने लग गए। ये किस पर एप्लीकेबल है, फोटोन पे। तो फोटोन की एनर्जी और फोटोन के मोमेंटम में रिलेशन होता है P इक्वल्स टू E बाई सी, या आप उस मोमेंटम को कह सकते हो h बाय लैम्डा। ठीक है, तो फोटोन देखे कितनी अजीब सी चीज है कि है तो एनर्जी लेकिन क्या शो कर रहा है, मोमेंटम शो कर रहा है। तो हम पढ़ा रहे हैं, नहीं कर रहा होता तो नहीं पढ़ा रहे होते। लॉ ऑफ नेचर है ये कि फोटोन क्या शो कर रहा है, मोमेंटम शो करता है। तो मुझे बताइए किस फोटोन का मोमेंटम ज्यादा होगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी या जिसका वेवलेंथ कम होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखिए। ये थोड़ी सी अजीब सी चीज है, सब कुछ अजीब ही है वैसे तो, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके दिमाग तक वो स्टेबिलिटी के साथ पहुंचे। तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, क्योंकि वो एक मैटर नहीं है। अगला पॉइंट देखो, द इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन, इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन। देखो इसमें शब्द बहुत सिंपल हैं, लेकिन उनका एक्सप्लेनेशन कठिन है, और कोई किसी भी हिसाब से मैनिपुलेट कर लेता है। जैसे कुछ लोगों ने रेस्ट मास सुनते रेस्ट और मास अलग अलग करके समझा दिया कि सर ये रेस्ट पे नहीं होगा, ऐसा वैसा, समझ गए क्या? तो एक्चुअली क्या होता है, अब देखो यहाँ पे दो बातें हो गई। पहला स्टेप, रेस्ट मास इज 0। लास्ट प्रॉपर्टी, इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं, मैं इफेक्टिव मास बोल रहा हूं, मैं मास ऑफ फोटोन बोल ही नहीं रहा। मैं मास ऑफ फोटोन, इफेक्टिव का मतलब वो कुछ इफेक्टिवली कुछ वैल्यू है, कुछ इक्वलेंसी है, लेकिन हम उसका कोई मास डिस्क्राइब नहीं कर रहे। तो मैं आपको समझाता हूं हम क्या बताने वाले हैं। एक फोटोन एनर्जी का पैकेट है, उसकी एनर्जी कितनी है, h न्यू या एच सी बाय लैम्डा। और दुनिया में दो ही फैक्ट है, मैटर, एनर्जी। तो इस बात को हम ऐसे समझें, ये एनर्जी है क्या, अगर हम इस एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर पाए, हालांकि हम नहीं कर सकते, हमारे पास कोई मशीन नहीं है कि उसमें डाला और मैटर निकल गया। आपने सुना हो तो हेड्रॉन कोलाइडर कितने सालों से लगे हुए हैं, एनर्जी टकरा रहे हैं, वो क्या बनाने के चक्कर में, एक मैटर गॉड पार्टिकल बनाने के चक्कर में, समझ रहे हो? तो यहां पर एनर्जी जो है वो मास में, और मास मैटर में, और मैटर एनर्जी में। मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे एविडेंसेस है हमारे पास। वी हैव न्यूक्लियर रिएक्शंस, जहां पर रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद मैटर अनबैलेंस हो जाता है, मास ज्यादा या कम हो जाता है, एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ये हमारे पास नेचर में है। एक बहुत अजीब सा फेनोमेना बताता हूं मैं आपको, एक है पेयर प्रोडक्शन। क्या है, पेयर प्रोडक्शन। आप देखोगे
कि एक फोटोन किसी सरफेस पे इंपिंज होके इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में टूट जाता है। किसमें? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में। मतलब कि एक एनर्जी इमीडिएट किस में बदल गई? मैटर में बदल गई। तो एनर्जी मैटर में और मैटर एनर्जी में बदल रहा है, ऐसे प्रैक्टिकल एविडेंसेस हमारे पास हैं। लेकिन मेरे पास ऐसी कोई मशीन नहीं है कि तुम घर से ले आओ कि सर ये मैटर रहा, एनर्जी बना लो। तो मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसा कुछ, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हमारे पास हैं। कोई कुछ पूछ रहा है? मुझे इतना नहीं मालूम यार, मैं मरूंगा जब देखेंगे क्या होता है। आफ्टर डेथ कंडीशन में अपन क्यों जाना है? अपन हम बात कर रहे हैं यहाँ मैटर और एनर्जी के, सिंपल बात कर रहे हैं यार। तो इधर देखो, पहले सुनो बात को, पहले बात को समझना। इस बात को समझाने के लिए देखो कितने भूमिका बना रहा हूं, कैसे कैसे फिर यहां पहुंच जाऊंगा मैं। फिर ये बात आपको समझ आ जाएगी कि पहली बात, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैटर एंड मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू, वी हैव द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। आपने न्यूक्लियर रिएक्शन, एटम बॉम्ब के बारे में सुना आपने? न्यूक्लियर फिजन होता है, फिजन में कुछ मास गायब हो जाता है दुनिया से ही, वो एनर्जी का रूप लेता है और वो एनर्जी बहुत ड्रास्टिक होती है। बात समझ गए? आपने देखा 10 पावर 9 केल्विन तक का टेम्परेचर एटम बॉम्ब से ले आते हैं हम। कितना टेम्परेचर? 10 पावर 9 केल्विन, समझ रहे हो? अभी अभी बाहर 40-50 डिग्री में हालत खराब हो जाती है। 10 पावर 9 केल्विन, इस ऑर्डर का टेम्परेचर। सन देख रहे हो? सन से जो एनर्जी आ रही है ड्यू टू जो न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर, पता है उस फ्यूजन में क्या हो रहा है? एटम्स मिलकर रिएक्शन कर रहे हैं और उस रिएक्शन में मास डिक्रीज कर रहा है, मतलब मैटर गायब हो रहा है, एंड दैट मैटर इज कन्वर्टेड इनटू। तो हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बहुत सारे हैं जहां मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ध्यान से समझना, इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन का मतलब है कि ये एनर्जी कितने मैटर से एसोसिएटेड है। कितने, मतलब इस एनर्जी, सिंपल भाषा में कहूं तो इस एनर्जी से आप कितना मैटर बना सकते हो। हालांकि हमारे पास कोई मशीन नहीं है, लेकिन एनर्जी मैटर में जाती है और मैटर एनर्जी में जाता है, और इसका रिलेशन है E=mc²। अगर m मैटर खत्म होता है तो उससे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? mc² एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो मैटर और एनर्जी को इंटरलिंक करने वाला जो इक्वेशन है वो क्या है? E=, तो अगर m आपका रेस्ट मास है, तो अगर आप रेस्ट मास इंटू c² कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर ये मैटर गायब हुआ इस दुनिया से तो कितनी एनर्जी बनाएगा। तो ये एनर्जी है ना, तो आप इसको समझो कि या तो कितने मैटर के एक्सप्लोड से ये बनेगा, या अगर इस एनर्जी को आप कंडेंस कर दें तो इससे कितना मैटर का मास बनेगा। दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन। तो मैं इसका कोई मास नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं बता रहा हूं ये एनर्जी कितने मैटर से एसोसिएटेड है, क्योंकि एनर्जी है तो कहीं मैटर से ही एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा, या इस एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? मैटर में। अगर मान लो ये एनर्जी गायब हो जाए तो कितना एटमैक्स मैटर का मास आपके पास आएगा, आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए। तो इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन, एनर्जी किसके बराबर है? एच न्यू। अगर मैं कहता हूं कि इसमें m मास ऑफ मैटर है, हालांकि मैटर है नहीं इसमें, लेकिन वो कितने मास के इक्वलेंट है? m मास के इक्वलेंट है, तो mc² किसके इक्वल है? एंड योर m इज h न्यू बाय c²। दिस इज द इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन। ध्यान रखना, मैंने इसका अपना मास नहीं बताया है, मैं ये बोल रहा हूं इस एनर्जी से कितना मैटर एसोसिएट करता है। चाहो तो इतना मैटर गायब करके ये एनर्जी बना लो, या फिर उतनी एनर्जी गायब करके इतना मैटर बना लो, ये आपस में इंटरलिंक्ड है। तो मैंने कोई फोटोन का मास, फोटोन इज स्टिलर एनर्जी एंड इट्स रेस्ट मास इज 0। तो ये इफेक्टिव शब्द किस लिए आया है? क्योंकि अपना खुद का मास नहीं है, हम इक्वलेंसी चेक कर रहे हैं कि इस एनर्जी, ये एनर्जी कितने मैटर के मास के इक्वलेंट है। बात समझ में आया क्या? इसको नोट कर लीजिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट,
तो दिस इज द इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन। अच्छा, आप लोग ये जानते हो क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहां से कहां तक होता है? जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहले इधर होती है गामा रेज, उससे ज्यादा एक्स रेज, ज्यादा वेवलेंथ, उसके इधर अल्ट्रावायलेट, उसके बाद विजिबल, वेरी गुड, उसके बाद एंड रेडियो नहीं, रेडियो वेव्स जो कम्युनिकेशन में आती है। पढ़ा है कम्युनिकेशन? तो देखिए, एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स। इधर देखिए, इसमें ना आपको याद कुछ रखना है क्योंकि इस चैप्टर में कुछ जरूरत पड़ने वाली है। तो आपको ना एक तो विजिबल आपको अप्रोक्सीमेट पता होना चाहिए कि लगभग ये 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर आप प्लस माइनस कर सकते हो। इसी तरह से आपको एक्सरे का भी थोड़ा ध्यान होना चाहिए, लगभग 0.01 एंगस्ट्रॉम से 10 या 100 एंगस्ट्रॉम तक ले लो। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई कल को मुझे आके कहो कि सर आपने ये लिखा है था, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, रेंज है ये। अब इन दोनों के याद करने से आपको अल्ट्रावायलेट ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। समझ में आई बात? इस चैप्टर में अल्ट्रावायलेट इसलिए ज्यादा जरूरी है कि जितने भी जनरल मेटल्स होते हैं ना, जनरली वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पे इलेक्ट्रॉन एमिशन शो करते हैं। किस पर? अल्ट्रावायलेट। तो इस रेंज की कई बार आपको जरूरत पड़ेगी क्वेश्चंस करते वक्त। तो किससे किसके बीच में? लगभग 100 से 4000 के बीच का जो रेंज है वो कौन सा है? अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, अब देखो, आपने जो एनर्जी ऑफ फोटोन पढ़ा, तो आप एनर्जी निकाल सकते हैं। तो इस चैप्टर में आगे चल के, वैसे मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की थ्योरी बताई है, उसके आउटकम्स बताएं, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। अभी वहां तक पहुंचने से पहले कुछ चीजें और हमें एक्सप्लेन करनी है। तो इस चैप्टर में ना नंबर ऑफ फोटॉन्स की कैलकुलेशन करनी है आपको। किसकी? फोटॉन्स। तो देखो, जैसे किसी सरफेस पे लाइट आके गिरी तो आपको पता करना है उसमें कितने फोटोन थे। तो ये यूनिटरी मेथड है एक तरीके का। आपको पता है एक फोटोन की एनर्जी, अगर मान लीजिए मैं आपको बताऊं कि ई एनर्जी गिरी है, तो उसमें आप एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा उसमें कितने नंबर हैं। अच्छा, ये नंबर रिक्वायर्ड क्यों है मैं आपको बता दूं, आगे चल के एज पर थ्योरी आपको पता है कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन ला पाएगा। यस और नो? तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन ला पाएगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, सुनो, ऐसा भी हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट एनर्जी का हो तब भी वो इलेक्ट्रॉन बाहर ना निकाल पाए। वो एक अलग एस्पेक्ट है। ऐसे समझो, आपको ये बात पता है कि अगर फोटोन की एनर्जी सफिशिएंट ना हुई तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, वो जो हमने मिनिमम वाली बात कही थी। लेकिन उससे ज्यादा एनर्जी का फोटोन, उससे ज्यादा एनर्जी का फोटोन देने पर भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर ना निकले। मान लो वो निकल रहा हो और क्या कहते हैं, वो अपनी एनर्जी को इधर उधर कोलाइड करके वेस्ट कर दे। तो इस चैप्टर में आपको इस बात की कैलकुलेशन करनी है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकले, और उसके लिए पहले हमें यह पता होना चाहिए कि उसमें फोटोन कितने गिरे। तो वो फोटोन कैलकुलेशन के लिए आपको ये चीजें मैं पढ़ा रहा हूं। जैसे सपोज आपको कहा गया कि वी हैव अ सरफेस, इधर देखिए, इसमें हमने कहा कि लाइट की एनर्जी ई है, एनर्जी ऑफ लाइट ऑन दिस सरफेस। ठीक है, और अगर आपको ये पता हो कि इसके फोटोन की एनर्जी एच न्यू है, कितनी? तो द एनर्जी ऑन द सरफेस, क्या मैं कह सकता हूं कि अगर एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू है तो जितने भी फोटोन गिरे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो एन इंटू एच न्यू, क्योंकि आपको पता है कम से कम एक फोटोन तो कंसीडर करना ही है। तो कोई भी एनर्जी जो गिरी है, उस एनर्जी में कितने नंबर ऑफ फोटोन्स हैं, वो एन है। तो एन इंटू एच न्यू करने पे आपको एनर्जी ऑन दी सरफेस पता चल जाएगा, क्योंकि एक की एनर्जी एच न्यू, तो दिस एनर्जी कैन ऑल्सो बी रिटन एज एन एच सी बाय लैम्डा। ये एनर्जी किस पर है? ऑन द सरफेस। अब मुझे बताइए, अगर मैं ये कहूं कि एनर्जी ऑन द सरफेस ये है, लेकिन अगर मैं आपको बताता हूं कि इस सरफेस पर यूनिट टाइम में एनर्जी गिर रही है, तो पर यूनिट टाइम की एनर्जी को हम पावर बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
तो जैसे हम आपको बताएंगे इस सरफेस पे इतनी पावर ऑफ लाइट गिरी, तो पावर का मतलब क्या हुआ, दैट इज एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो अगर हम पावर ऑफ लाइट ऑन द सरफेस बात करें, पावर ऑफ लाइट, एक मिनट इधर देखो, तो दैट पावर इज व्हाट, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो P इक्वल्स टू ये N बाय एन एच न्यू बाय डेल्टा टी, यस और नो। बुक्स में यहां भी N लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ये N जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर या नंबर पर यूनिट टाइम। तो दिस N बाय डी टी इज नंबर्स पर यूनिट टाइम। अगर आप इसको एलिमेंट्री हिसाब से बात करें तो इट इज समथिंग dn बाई डी टी। dn बाई डी टी समझते हो, dt टाइम में कितने नंबर्स गिरे, dn नंबर्स, तो उसको मैंने n बाई डेल्टा टी लिखा है। तो मुझे बताइए n बाई डेल्टा टी क्या है, नंबर्स पर यूनिट टाइम, और यूनिट टाइम के नंबर आपको पता है और एक फोटोन की एनर्जी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये क्या होगा, पावर। पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो इसकी एसआई यूनिट में, पावर की एसआई यूनिट आपको पता है, वॉट। इधर एनर्जी की यूनिट होगी जूल, इसकी एनर्जी होगी वॉट। और थर्ड पॉइंट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। इधर देखिए, ये सरफेस है, ये सरफेस है, इसका जो एरिया है वो मैंने कह दिया डेल्टा ए। क्या है इसका एरिया, तो ये इधर देखो, इसी चीज को समझना, ये एनर्जी गिरी, ये एनर्जी कितने टाइम में गिरी, डेल्टा टी टाइम में, तो उससे पावर हो गई। अब ये एनर्जी पूरे सरफेस पे गिरी, अगर मैं इसको यूनिट एरिया पे कन्वर्ट कर दूं, दैट एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द सरफेस। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम per unit area, that is called as intensity, and that intensity is your n h nu by delta t delta a। सिंपली आपको बुक्स में यहां भी n देखने को मिल सकता है, इंटेंसिटी के साथ कहीं n लिखा हुआ मिल सकता है, बट बेसिकली ये नंबर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इनटू एच न्यू, और अब आप चाहो तो एच न्यू को एच सी बाय लैम्डा भी लिख सकते हो। तो ये क्या है, नंबर्स ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सिंपल सी बात है, नंबर से मल्टीप्लाई करोगे एनर्जी आएगी, नंबर पर सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे पावर आएगा, नंबर पर सेकंड पर यूनिट एरिया से मल्टीप्लाई करोगे इंटेंसिटी आ जाएगी, और इंटेंसिटी की जो यूनिट बनेगी दैट इज वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये इसकी कौन सी यूनिट है, एसआई। बात समझ में? ये सारी चीजें लिखी हुई है किस लिए, कि हम आपको डायरेक्ट फोटोन के नंबर ना देके हम आपको उसको उसकी वेवलेंथ देंगे, लाइट की पावर या एनर्जी देंगे, फिर पूछेंगे बताओ इस पे फोटोन कितने गिरे हैं। और इस चैप्टर में ये कैलकुलेशन इसलिए मैटर करती है कि आगे फोटोन के नंबर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले वो हमारे लिए मैटर करता है। इसको नोट करिए। नेक्स्ट, ओके हाँ, मैंने पूरे एरिया को डेल्टा ए बोला है, ठीक है, मैंने डेल्टा ए पूरे को बोला है, तो आप यूनिट एरिया में निकालने के लिए डेल्टा ए से डिवाइड कर देंगे। नोट कर लिया? ये सही मायने में यूनिटरी मेथड है। आप एनर्जी में एच न्यू से डिवाइड कर दोगे नंबर आ जाएगा, पावर में करोगे तो नंबर पर सेकंड आ जाएगा, और इंटेंसिटी में एच न्यू से डिवाइड करोगे तो नंबर
पर सेकेंड पर यूनिट एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन आगे इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इलेक्ट्रॉन के कितने नंबर हैं उसके लिए करना पड़ेगा। बिठा दो ये वाला पार्ट। तो इधर तो नहीं, तो फिर उधर तो पहुंचे नहीं होंगे हम लोग, फिर तो वास्तव में टाइम हो गया। क्लियर सबको यहां तक का? तो फिर हम लोग इधर देखिए, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे। जो पहले तो हम लोग करेंगे कि ये नंबर फोटोन के कैसे निकालने, कोई खास बात नहीं है, इंटेंसिटी या पावर दी होगी, एच न्यू से डिवाइड करके आप कैलकुलेशन कर सकते हो। इसके बाद फिर हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को डिफाइन करेंगे। हालांकि मैंने उसका पूरा पार्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बस उसके मैथमेटिकल चीजों पे बात करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।